एक सेकंड, हाँ ठीक। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इसे दिखा, ये चीज क्या दिख रही है, ये चीज क्या दिख रही है, हाँ ये दिख क्या तो हरकतें कर रहे हो। ये लाइन कैसे दिख रही है सीधी, इसको अगर हम ऐसे कर दें तो क्या हो गई, ये ट्विस्ट, ट्विस्ट हो गई या नहीं हो गई, जैसे इस पेन पर ये मार्किंग दिख रही है, पेन पर मार्किंग दिख रही है ना, ये कैसी है, ट्विस्टिंग। तो ये जो ट्विस्टिंग आई है ना, ये बेसिकली ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से आई है। वो ट्विस्टिंग मोमेंट पढ़ेंगे आप सोम में, ये ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस क्यों होता है, ठीक है। बट जो ये ट्विस्टिंग आप दे रहे हो वो किसकी वजह से दे रहे हो, वो दे रहे हो टोर्क की वजह से। टोर्क कैसे लग रहा है, पकड़ो जरा, टोर्क कैसे लग रहा है, टोर्क लग रहा है ऐसे, ये लीवर है, ये लगा, ये लगा, ये क्या है, कपल। और कपल को अभी आपने क्या समझा, कपल क्या होता है, मोमेंट। मोमेंट का मतलब क्या हुआ, टोर्क। अगर ये इस चीज को रोटेट करवा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, टोर्क, ये रोटेट करवा रहा है। वो चीज इसके साथ रोटेट हो रही है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये फ्री है, ये यहाँ से फिक्स नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसको रोटेट करवा रहा है, ये सुनो, इसको रोटेट करवा रहा है या नहीं, फिक्स मत मानना यहाँ पर, इसको सिर्फ ऐसे ही इसके साथ में बस टच मानो, ऐसे इसके साथ में इसे टच मानो। अब बताओ ये पूरी की पूरी जो ये बोतल है, ये बोतल कैसे जाएगी, अगर इसको हमने यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट मान लिया और यहाँ से फ्री है, इस पर मैंने ये लगाया है ऐसे, तो ये कैसे जाएगा, इसके साथ घूमेगा नहीं, ये सुनो, इसके साथ घूमेगा, ठीक है। अगर मैंने इस चीज को नीचे से फिक्स पकड़ लिया, अब बताइए क्या होगा, यही जो मैंने टोर्क लगाया था, वो टोर्क अब कौन से वाले मोमेंट में क्रिएट हो रहा है इसके अंदर, कैसे हो रहा है, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम सोम में पढ़ते हैं, वो होता है इंटरनल, मैंने क्या बोला, टेंडेंसी। जो मोमेंट की टेंडेंसी है वो एक होती है ट्विस्टिंग की, और एक क्या होती है, बेंडिंग की। ये हम पढ़ते हैं सोम में, ठीक है। अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, एकदम साइड से फ्री है चीजें, या फिर पिन कनेक्टेड है जिसमें वो इजीली घूम सकती हैं चीजें। हाँ, नहीं एक्चुअली मोमेंट खुद में मोमेंट है, आप यही गड़बड़ कर रहे हो। मोमेंट जो ईएम का है ना, वो मोमेंट एंड टॉर्क सिमिलर है, सिनोनिम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। स्टूडेंट प्लीज एक बार क्लियर कर लो अपने माइंड में, अगर मैं बात करता हूं फ्री बॉडी के रोटेशन की, उसका मोमेंट एंड टॉर्क सिमिलर है, चाहे मैं उसे सूरज बोलूं, चाहे मैं उसे सन बोलूं, क्या दोनों में डिफरेंस है, तो सूरज और सन क्यों, समझ रहे हो। ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, मोमेंट एंड टॉर्क दोनों चीजें क्या हैं, जब आपका सिर्फ फ्रीली रोटेशन हो रहा है, दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई अपने माइंड में डाउट नहीं रखना, ठीक है। जब बात आएगी सोम की, जब आप करोगे एक साइड को फिक्स, ठीक है, तब ये जो टॉर्क, ये जो चीज लगाई, इसे हम बोलते हैं मोमेंट। और ये मोमेंट कौन सा वाला क्रिएट हो रहा है यहाँ, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। इसके हिसाब से बेंडिंग मोमेंट किसके अंदर क्रिएट होगा, इसके अंदर नहीं, इसके बॉडी के अंदर। ऐसे अगर मैं इस चीज पर ये जो लगा के चल रहा हूं ऐसे, ये टी, इसकी वजह से होता है सेंस के, ये इसे रोटेट करवाएगा किसको, इस बॉडी को क्रॉस सेक्शन वाइज, तो इसको हम बोल देते हैं टॉर्क। किस सेंस में टॉर्क बोलते हैं, जब हमें शाफ्ट को घुमाना होता है। शाफ्ट कैसे होती है, शाफ्ट घूमती है, तो इसका मतलब वहां पर क्या बोलेंगे उसे, टॉर्क, क्योंकि रोटेशन करवाना है, ठीक है, रोटेशन करवाना है। बट क्या शाफ्ट में ट्विस्टिंग मोमेंट आता है, एक सिंपल सा, आप ना सोम पढ़ने लग गए, एक सिंपल से क्वेश्चन देखना यार, आज ना मेरे पास कुछ तो होगा, अरे यार यही है बस, यही मेरा भी यही निकला, ठीक है। एक बात बताओ, ये है फोम, या चलो ये मास्क ही मान लो, ये क्लॉथ है एकदम सिंपल सा, इससे सॉफ्ट बनाओ, इससे सॉफ्ट बनाओ, और अब क्या है, सॉफ्ट की हेल्प से एक साइड से मोटर को कपल कर रखा है, एक साइड से आपको मशीन की सॉफ्ट का इनपुट देना है। तो अब जरा इसके बारे में सोचना, मोटर से चलाओ इसे, चलाया, इधर क्या लगा हुआ है, इधर आपका पंप लगा हुआ है जिससे आप वाटर को लिफ्ट कर रहे हो, सिविल में पंप तो पढ़ा है ना, वाटर को लिफ्ट कर रहे हो, तो वाटर को लिफ्ट करने के लिए यहाँ पर अगर मैं मोटर को तो चला लिया मैंने, और यहाँ पर पंप चलना है, बताइए जरा कैसे चल पाएगा। ये है बिल्कुल कपड़े की आपने सॉफ्ट बना रखी है, अब बताओ जरा, मोटर चली, क्या पंप चला, नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, टॉर्क या ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग। बात थोड़ी सी फील हो रही है, ये है ट्विस्टिंग। अगर ये होती सॉलिड शाफ्ट, तो इसमें भी स्टार्टिंग में क्या आती है, ट्विस्टिंग। क्या वो ट्विस्टिंग के लिए कैपेबल है शाफ्ट,
या वो उस ट्विस्टिंग मोमेंट के हिसाब से टूट गई। अगर वो फेल हो चुकी है तो वो शाफ्ट का मटेरियल हो जाता है फेल। बट अगर वो ट्विस्टिंग झेल गई तो उसके बाद क्या आया, अब जरा सोचना। अगर ये ट्विस्टिंग झेल गई, समझ रहे हो, झेल गई मतलब ये पूरा अब अच्छे से ऐसे हो गया। अब बताओ अब क्या आएगा, इसके साथ ये घूमेगा या नहीं घूमेगा, घूमेगा। इसे क्या बोलेंगे, टॉर्क। समझ में आ गया। तो ये है सोम में जब हम इसको डिफरेंस को समझते हैं कि टॉर्क एंड ट्विस्टिंग में डिफरेंस क्या है। अभी क्या है, अभी ट्विस्टिंग का मतलब ही नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोमेंट और टॉर्क की सिनोनिम डेफिनेशन है, बिल्कुल सिनोनिम है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीली रोटेशन कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी बेंडिंग वेंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है ईएम के अंदर, जब हमने सिर्फ और सिर्फ उसे क्या करवा रखा है, रोटेशन। यहाँ पर उसे पाइवट करवा रखा है, फिक्स नहीं। अगर ये यहीं फिक्स हो गया तो यहीं ये टॉर्क क्या दे देगा, ट्विस्टिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, वो जो चीजें आएंगी वो इसके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी इस बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो चीजें हम सौम्य के लिए छोड़ रहे हैं, वो सोम के पार्ट है। ठीक है, चलो ठीक है, आवाज आ रही है। चलिए तो फिर हम स्टार्ट कर रहे थे। हमने क्या बात की थी कि डीएम कोई भी एक बॉडी पे हमने एक ये यहाँ पर मास मान लिया, कितने का डिफरेंशिएशन डीएम का, ये आर डिस्टेंस पर, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, टोटल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कोई भी एक बॉडी हो सकती है। तो अगर मैं इसी तरह की कोई भी बॉडी लेके चलता हूँ, लाइक रिंग, ये आते हैं क्वेश्चन आपके यहाँ। ठीक है, लाइक रिंग, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा वाला, मास। अगर मैं एमआई बोलूंगा ना तो वो कौन सा है, मास वाले हैं। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसे मैं बोल देता हूं आई एम। ठीक है, आई एम, तो आई एम इसका क्या होता है, रिंग का। ठीक है, ये हो गया रिंग ऐसे, समझ रहे हो। अब ये बताइए क्या इसका मास यही है सिर्फ, नहीं, किसके अबाउट कर रहे हो इसको, सेंटर के अबाउट। ये रिंग है मतलब सर्कल है ना, ये बना नहीं मेरे से सर्कल, ये सर्कल है, एक रिंग है, कितनी रेडियस की, आर रेडियस की। ठीक है, क्या मैं इसको यहां पर डीएम नहीं लेके चलूंगा, यस। क्या मैं इसका जब आई कर रहा हूँ तो मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा डीएम, और यहां पर मैंने इसे मान लिया स्मॉल आर अभी फिलहाल के लिए, तो ये आर स्क्वायर, क्या मैं इसको इंटीग्रेट नहीं करूंगा। बस आपको इंटीग्रेट करना नहीं है, बस आपको समझना था कि इंटीग्रेशन से ही ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये आता है। आपको जेई के बेसिस पर इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह में कहीं घुसना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। बस आपको ये समझना था कि हाँ ये कहाँ से आता है, तो इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, फिर फाइनली ये आंसर निकल के आता है। फॉर द रिंग क्या आता है, एम, किसका एम, टोटल रिंग के मास का। ये क्या है, टोटल रिंग का मास जो है, जब इसको आपको वेइंग मशीन पर रखोगे तो कुछ ना कुछ एम आएगा ना, तो उसकी बात कर रहा हूँ, वो है ये एम। एम इंटू आर स्क्वायर इज दी आई एम फॉर द मोमेंट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा सीधा, रिंग का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फॉलोइंग ऑप्शन होंगे, उसमें से टिक करना होगा। क्लियर है, वो एम आर स्क्वायर है। कहां से आया, इस इंटीग्रेशन के मेथड से। बट ये सॉल्यूशन करना है इनका, बिल्कुल नहीं, छूना भी नहीं इन चीजों को। ठीक है, आपको यही याद करने के लिए काफी हो जाएंगे, ये सिर्फ एक ही नहीं है, ये काफी सारे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट हो गया रिंग, सेकेंड एग्जाम्पल है अगर वो रिंग की शेप में ना हो, वो किसकी शेप में हो, डिस्क की शेप में। ठीक है, वो अगर डिस्क की शेप में, समझ में आ रहा है। ठीक है, डिस्क कैसा होगा, एक प्लेट की शेप, ये क्या है, सॉलिड प्लेट, कैसी, सर्कुलर, डिस्क कैसी, सर्कुलर। तो सर्कुलर डिस्क हो गई, मान लीजिए ये कैसी है, सॉलिड है। ठीक है, तो यहां सेंटर मानेंगे, रेडियस कितनी हो गई इसकी फाइनल, आर। ठीक है, और ये इसका मास कितना है, टोटल मास क्या है यहाँ पर, कैपिटल एम। तो इसका जो आ जाता है आई एम इक्वल टू आता है हाफ एम आर स्क्वायर। ये भी कैसे निकालोगे, ये भी इसी फॉर्मूले से आएगा। क्या करोगे, डीएम छोटा सा काट लोगे और साथ में क्या कर लोगे यहाँ पर ये आर। तो डीएम आर स्क्वायर के हिसाब से फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से लेके, 0 से लेके आर तक, एलिमेंटल एरिया काटते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप मत फंसो कि एलिमेंटल एरिया का फिर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, वो चीजें आप मत सोचो, आप सिर्फ फाइनल आउटकम याद रखो। ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा ना इस तरह से चीजें। ठीक है, तो आपने इसे उतारना शुरू कर दिया। ठीक है, कर दिया है। ठीक है, मैंने आपको सीधा अभी समझाना शुरू कर दिया था। एक्चुअली आपको मुझे यहाँ से चीजें लिखवानी थी, आपसे मैंने बोला भी था। ठीक है, ये यहाँ से आई थिंक मैंने कहाँ से बात की थी, यहाँ से ना। ठीक है, यहाँ की बात थी, ये चीजें लिख ली थी या नहीं। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं लिखी हो प्लीज एक बार इन चीजों को लिखो। लास्ट में क्या है, कल आपने लिखा होगा शायद, कल आपने लिखा होगा उसमें एम और एफ जोड़ दो,
इधर आई और टाउ जोड़ दो। तो ये m भाई मास नहीं है, ये मोमेंट है ना, मोमेंट। यहाँ पर आई एफ और टाउ जोड़ दो, जल्दी से जोड़ो। ठीक है, ये हो गया। इसमें एफ और टाउ जोड़ दो, इधर आई और सॉरी इधर आई और टाउ जोड़ दो, इधर एम और एफ जोड़ दो, हो गया। यूनिट्स लिख ली, यूनिट्स भूलना मत। इधर मीटर है तो इधर रेडियन, फिर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, आप में से कोई नहीं लिख रहा है, इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आपने सबने लिख लिया है। ठीक, आई की यूनिट, हाँ आई की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये देखो आई मास मोमेंट वाली है, ये इस वाली की नहीं है। इस वाली की क्या होती है, बी डी क्यूब, मतलब मीटर की पावर एक, तो ये 3 ही है मतलब 4, मीटर की पावर 4। ये होता है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया की यूनिट। ठीक है, मास मोमेंट की यूनिट होती है आपकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक, ठीक है आगे चलूं। ठीक है, उसके बाद हमने फोर्स कपल, कपल की डेफिनेशन फिर से लिखवानी है, नहीं ये सब कुछ पहले से लिख रखा है। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि हाँ इनर्शिया यहाँ पर रोटेशन का इफेक्ट होता है। तो अब ये डेफिनेशन थी आपकी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लीज इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इसमें लिखेगा इट इज द, पॉइंट वाइज लिखेगा इसमें, इट इज द सेम प्रॉपर्टी, इट इज द सेम प्रॉपर्टी एनालोगस टू, it is the same property analogous to, similar to, it is the same property similar to inertia या analogous to inertia, analogous to inertia। अब ये inertia क्या था, inertia क्या था, एक था मास वाला inertia, ठीक है, और एक है ये वाला inertia। ये कौन सा वाला है, inertia, it is the analogous to inertia in किसमें, inertia किसमें, in rotational motion, inertia in rotational motion। ठीक है, अब एक काम कर लो, न्यू लाइन में ना ब्रैकेट में लिख लो, मास इज द इनर्शिया, मास इज द इनर्शिया इन लीनियर मोशन। वेरी गुड, इन लीनियर मोशन। क्लियर है ना ये वाला सेंटेंस जो लिखवाया अभी। ठीक है, तो हमारा जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज एनालोगस टू इनर्शिया इन द रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिख लो आगे स्टार मार्क करके फिर से। ठीक है, it is defined as, it is defined as, ये इसकी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, it is defined as the product of, the product of, it is defined as the product of mass of the body, it is defined as the product of mass of the body and the square, it is defined as the product of mass of the body, mass of the body and square of the, and square of the radius of gyration। ठीक है, radius of gyration of that particular shape, radius of square of the radius of gyration of that particular shape। ठीक है, क्या चीज, वेरी गुड, हम यही बोलेंगे अभी। मैं उस चीज को भी डायरेक्टली नहीं लेके जा रहा, ठीक है, बट डेफिनेशन हमेशा उसी से ली जाती है इसकी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला, एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम आर स्क्वायर मैंने किसके लिए बोला, बस ये चीज याद करके बता दो मुझे। सिंपली मैंने एम इंटू आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन एम आर स्क्वायर नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एम आर स्क्वायर किसके लिए बोला था, नहीं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला, बट किस सिस्टम के लिए, सिस्टम तो याद करो, थ्रेड वाला याद आ रहा है, थ्रेड वाले का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग वाले का मतलब क्या हुआ, थ्रेड स्ट्रिंग तो ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि, हाँ किसी ने कुछ तो बोला, नहीं होल बॉडी का नहीं, रोटेशन होल बॉडी का, होल बॉडी का मास क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ
एक पॉइंट पर है और उसकी डिस्टेंस क्या है ये, ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ ये है, इसके अलावा और कहीं मास दिख रहा है नहीं। तो हमेशा जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन होती है mr², वो सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम के लिए होती है। तो यहाँ समझाया था क्या है, पूरी बॉडी कहाँ पर कन्फाइन है रियल में, यहाँ पर, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है r, और इसके अबाउट इसे क्या कर रहे हो, ओमेगा से घुमा रहे हो, ठीक है। तो इसी के लिए तो मैं बोलूंगा m और r डिफाइंड वैल्यूज, ठीक है। क्या आप इसके लिए डिफाइंड आर बोल सकते हो, मास तो चलो बोल दोगे मास ऑफ द बॉडी, बट क्या इसके लिए डिफाइंड आर बोल सकते हो, कहाँ गया वो फिगर, इसके लिए क्या डिफाइंड आर बोल सकते हो कभी भी नहीं। तो इसलिए ये यहाँ पर अगर लिखवाऊंगा तो फॉर्मूला गलत हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस कौन सी रेडियस, समझ रहे हो, तो ये क्या होता है, एक ऐसा इमेजिनरी फिगर होता है जो इस चीज का पूरा मास एक जगह पर मानेगा, और वो रेडियस क्या कहलाती है, वो कहलाती है रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, गायरेशन और जायरेशन जो भी आप बोलना चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। मेरी पहले से ही मैं उसे गायरेशन बोलता हूँ तो मैं गायरेशन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक। हाँ भाई सरकारियों का आउटपुट है वो, ठीक है, ठीक है, हम भी सरकारी से ही पढ़े हुए हैं, ठीक। हम जी को ना हमेशा गाय गाय ही बोलते हैं, ठीक है। चलो वही वाली बात कर दी, कौन सी वाली मूवी थी वो, धर्मेंद्र वाली, किसने देखी नहीं होगी वैसे, आप पुराने वाली मूवीज देखते नहीं, ठीक है, धर्मेंद्र वाली नहीं, नहीं देखी, TO2 होता है तो जियो, ठीक है, नहीं देखी आपने, नहीं देखी भाई, ठीक है, जियो गो होता है ना भाई, ठीक है, सोचो, ठीक है, ये डायलॉग है ना उसमें, चलो तो हाँ, अरे तो बात क्या चल रही है, बात उस जो चल रही है उस पर ध्यान दो यार, हाँ, जायरेशन और गायरेशन, ठीक है। तो अभी रेडियस ऑफ गायरेशन को अगर समझना है तो उसी पर लेके चलूं, लाइक अगर मैंने आपसे कहा कि यहां पर फॉर दी डिस्क, फॉर दी डिस्क, ये डिस्क का एग्जांपल लेके चला मैं, डिस्क में ये है सॉलिड, ठीक है, ये हो गया सेंटर, ये हो गई सॉलिड, कितनी रेडियस आर, बट आर पर तो मास है ही नहीं ना, आर तो बिल्कुल लास्ट पेरिफेरी हो गई ना, उसके आगे तो मास ही नहीं है, ठीक है। तो आपको इसका क्या फिगर बनाना होता है, इसका फिगर बनाना होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैसा, आपको इसको किससे घुमाना है, ओमेगा से, किससे घुमाना है, ओमेगा से। आपको क्या करना है, इसका मास तोलना है, मास तोल लिया, कितना आया इसका मास, कितना आ गया टोटल मास, ये तो मास तो तोल सकते हो ना, वो तोल लिया। कहाँ रखोगे, एक सेंटर मान के कहाँ रख दिया उसे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, कितना रख दिया भाई, m, समझ रहे हो, इस m को उसी पर्टिकुलर ओमेगा से घुमाना है, इस m को उसी पर्टिकुलर ओमेगा से घुमाना है जिस ओमेगा से इसे घुमा रहे हो, ठीक है। यहां कितनी डिस्टेंस के बेसिस पर उस पर सेम हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा, उसको इनिशियली ओमेगा देने के लिए, समझ रहे हो ना मेरी बात, और उसके बाद उस टॉर्क को क्या कर दोगे साइड, जिससे कि वो ओमेगा से पूरा सिस्टम घूमता रहेगा रहेगा रहेगा। तो सेम उतना ही टॉर्क लगाना है इस पर भी, मतलब ओमेगा उतना ही इसमें प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर जो मैं टॉर्क लगा रहा हूँ इनिशियल, उसके बेसिस पर जो इनर्शिया आ रही है इसकी, वो कितनी होगी, इस सिस्टम की इनर्शिया क्या होगी, ये रेडियस हो गई, इस रेडियस को अब आर ना बोल के क्या बोलना, के बोलना, ठीक है। तो अब ये बताइए ये कितना हो जाएगा, m, कैपिटल M के स्क्वायर, यही मेरी क्या होगी आई। ये थोड़ी देर पहले सुना था, समझा था कि यही क्या होती है, आई होती है, कि आप उस ओमेगा तक लेके आ गए, तो जो ओमेगा तक लेके आने के आपको टॉर्क देना पड़ रहा था उसे घुमाने के लिए, उसी वो किसकी वजह से आपका टॉर्क देना पड़ रहा था ज्यादा, क्योंकि आपके पास इनर्शिया थी क्या, घुमाने की, ठीक है। घूमने से रोकने के लिए कौन सी वाली काम कर रही है, m इंटू के स्क्वायर, यस सुनो, m इंटू के स्क्वायर, ये क्या कर रही है, उसको घूमने से रोकने की कोशिश कर रही है, इसी को हमने क्या बोला था, आई। और अभी हमने क्या डिराइव किया था, किससे, इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर से। अभी हमने इसका क्या ड्राइव किया था, इसका ड्राइव किया था mr²/2, यस और नो। तो अब बताइए, जब इसी सिस्टम को मैंने यहाँ m पर रख लिया और इमेजिनरी रेडियस ऑफ गायरेशन के मान रखी है, सेम ओमेगा प्रोड्यूस करवा दिया, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है मेरे इक्विवेलेंट फिगर। बात समझ में आ रही है,
आई की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर निकाली वो कैसे निकाली, एक इमेजिनरी इक्विवेलेंट फिगर। तो इसलिए हमेशा याद रखना, आप रेडियस ऑफ गायरेशन जो पढ़ने वाले हो वो स्टील डिजाइन में भी पढ़ोगे, ठीक है, और सोम में भी पढ़ोगे, कॉलम में, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कैसी होती हैं, हमेशा रेडियस ऑफ गायरेशन कैसी होती है, इमेजिनरी, ये रियल कभी नहीं होती। रियल में कौन सी जा रही है, रियल में तो ये है ना भाई, बॉडी है ना पूरी, और इस बॉडी की रेडियस क्या है, 0 से लेके R तक जा रही है कि नहीं। हर जगह क्या हो रहा है, R रेडियस आप किसकी बोलते हो, लास्ट पेरिफेरी की ना। तो यहाँ पर रेडियस क्या, इस लास्ट पेरिफेरी तो मास ही नहीं है, मास तो इसका लास्ट पेरिफेरी से अंदर अंदर तक है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप रेडियस को फुल्ली डिफाइन नहीं कर सकते, किस रेडियस पर फुल्ली मास मेरा घूमना शुरू कर दे, सेम ओमेगा के लिए, वही मेरी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ गायरेशन। नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, सुनो, आपने इस बॉडी का फुल्ली मास एक पॉइंट पर डिफाइन कर लिया, और उस पॉइंट को उतने ही इनर्शिया से घुमाना है, उतनी ही टॉर्क देके घुमाना है कि ओमेगा भी सेम घूम जाए। तो कितनी रेडियस को रखोगे, अगर ये रेडियस और बड़ी कर दोगे तो क्या करना पड़ेगा, टॉर्क और ज्यादा देना पड़ेगा, उसकी इनर्शिया ज्यादा हो जाएगी। मुझे इनर्शिया कितनी फील करवानी है, जितनी इसकी थी, जितनी इसकी थी। तो टॉर्क जो इसमें दिया ओमेगा देने के लिए, वही टॉर्क इसमें भी दोगे ओमेगा प्रोड्यूस करने के लिए। तो कितनी के रखी जाए कि सेम टॉर्क पर सेम ओमेगा प्रोड्यूस हो जाए। क्लियर हो रहा है, ठीक है, कि कितनी के रखी जाए। तो इसी के हिसाब से हमारा I इक्वल टू एम के स्क्वायर कहलाएगा, यही के मेरी रेडियस ऑफ डायरेक्शन है। तो इसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन क्या है, दोनों की सेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर वाई टू इक्वल टू क्या हो गया, एम के स्क्वायर, क्योंकि मास तो हमने पहले ही दोनों का सेम माना है, इस पूरे मास को हमने एक पॉइंट पर लाके रख दिया था इमेजिनेशन में। तो एम से हो गया एम कैंसिल, के की वैल्यू क्या आ गई, आर वाई रूट टू। ये क्वेश्चन सीधे आएंगे आप। रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर दी सॉलिड डिस्क क्या होती है, ये फॉर्मूले आपको ऐसे रिलेट करने होंगे, आपको फॉर्मूले भी याद करने होंगे और उनको रिलेट करना होगा एम के स्क्वायर से। क्लियर हो रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। मैं देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूं, इसीलिए हर चीज को ना मैं डायरेक्टली लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बोलो, जिसका मास ज्यादा होगा, हाँ बिल्कुल एम आर स्क्वायर, हाँ ठीक है। सेम रेडियस की अगर हम डिस्क और रिंग ले लें तो मास क्या होगा, फिर सेम मटेरियल भी मान रहे हो या नहीं, सेम मटेरियल मान रहे हो, तो क्या क्या हो जाएगा, आर की उसमें के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। सोचो जरा, मैंने अभी सॉलिड डिस्क से ले लिया, एक छोटा सा एग्जांपल रिंग वाला भी ले लेंगे। चलो पहले ये डिस्क वाला उतार लो, डिस्क वाला उतार लो पहले, ठीक है, उसके बाद हम रिंग वाला भी लेके चल लेते हैं, ठीक है। मटेरियल सेम है तो ऑब्वियस है कि मास क्या हो जाएगा, कम। सेम रेडियस पर क्या होगा, मास कम, ठीक है। मास अब उतना ही नहीं मान सकते ना, सॉलिड डिस्क में क्या होगा, मास ज्यादा, उसमें क्या होगा, मास कम, ठीक है। जो आप रिलेशन सोच रहे हो उसमें आप ऐसा मान सकते हो, रिंग का मास कम है। नहीं, अगर हमारा मास कम है तो फिर उसकी रिलेशन जो आप वैलिड सोच रहे हो ना, वो चीजें ही अलग हो गई, वो चीजें ही अलग हो गई। वहां पर आर और के जो है वो न्यू आर और के हो गए हैं फिर, ठीक है, वो इससे रिलेट नहीं कर सकते। या तो फिर एक काम करो, सारे का सारा मास रिंग का और डिस्क का सेम मान के चलो, जो आपका क्वेश्चन है वो वहां वैलिड होगा जो आप सोच रहे हो। तो मटेरियल को चेंज करवा लो अपने माइंड में, एक ले लो फोम तो एक ले लो आयरन, है ना। फोम का पूरा रेडियस मतलब उसमें उतना हो गया, फोम की जगह कुछ और ले लो, ठीक है, फोम तो बहुत ज्यादा हल्की हो गई, ठीक है। तो वो क्वेश्चन उस तरह से रिलेट करेगा, ठीक है। जब भी कंपैरिजन की जाती है आपका पहले एक सेट होना चाहिए कि कौन सी वाली चीजें कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप मास कांस्टेंट रख रहे हो तो फिर उस कहानी से लेके चलेंगे, और अगर आप मटेरियल सेम रख रहे हो तो अलग कहानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया काम, हाँ मैं भी रेडियस कांस्टेंट करके चल लेता हूँ इस चीज को, ठीक है। अब देखो, अगर ये सेम मटेरियल का है तो अगर मैंने यहाँ पर m लिखा है ना, तो बेसिकली वो पुराने वाले, अगर यहाँ पर r में r लिख रहा हूँ, सुनो जरा, आर में आर लिख रहा हूँ, पुरानी वाली आर है, मान लीजिए 100 mm थी तो उसमें भी 100 mm है, ठीक है। अगर मैं मटेरियल सेम लेके चल रहा हूँ तो क्या ये जो मैं एम लिख रहा हूँ, क्या ये पुराने वाले एम के बराबर होगा, नहीं समझ में आया, ठीक है। सुनो, डिस्क है, आर है, 100 mm है, इसी में से रिंग काट लो,
क्या ये मास जो अब बन के आया, क्या ये पुराने वाले m के बराबर होगा? नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कंपैरिजन करोगे, क्या करोगे, फॉर्मूले भले से आपने m से याद कर रखे हैं, बट उनके मास हो सकते हैं खुद में अलग अलग हों। क्लियर है? आप वहां से फंस रहे हो मन जी, क्लियर है ना? ठीक है, तो ये वाली जो चीजें हैं प्लीज अभी वही वाली बात है, फिर सिविल को मैं इतना कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, एक्चुअली वो मैकेनिकल से है, ठीक है, तो इसलिए ठीक है, आपको मैं अगर थोड़ी चीजें और इसमें बताने लग गया कि आर को बढ़ा दो फिर वो से चीजें करो, तो सिविल वाले ना इस टाइम फिर और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्लीज अभी इस चीज को हम यही रोक लेते हैं, सीधे फॉर्मूले पर ध्यान दो। ठीक है, फॉर्मूले क्या हो गए कि ये जो रिंग है, रिंग के हिसाब से क्या हुआ फॉर्मूला, एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर है, ये उसका एम है। डिस्क वाले से कंपेरिजन मत करो, फंस जाओगे, क्योंकि उसका मास यहाँ पर अलग हो चुका है, कम हो चुका है, सेम मटेरियल माना हुआ है। तो ठीक है, एम आर स्क्वायर, इसको अगर मैं क्या मानूंगा, एक टोटल एम कहां पर लगा हुआ, ये डिस्टेंस पर सेंटर से। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, एम के स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इसमें क्या आ जाएगी, इसको बराबर कर दोगे इसके, क्या आ गई, आर इक्वल टू के। ठीक है, इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन हमारी रिंग की और जो ये वाली चीज है, दोनों की रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो गई, सेम। ठीक है, बात क्लियर है? क्योंकि वो जो एम है ना, वो पूरी पेरीफेरी पर, ऐसा क्यों आ रहा है, क्यों फील हो रहा है, क्योंकि ये जो एम था ना जो हमने यहां माना, वो इसकी पूरी पेरीफेरी पर फील हो रहा है हमें यहाँ पर। तो मतलब ये जो एम है, मान लीजिए 100 किलोग्राम है, तो 100 किलोग्राम में से ये जो पार्ट हैं वो टोटल मिलके 100 किलोग्राम बनाएंगे ना, तो ये जो जितने पार्ट हैं वो किसके मान लो, 1 किलोग्राम के, ऐसे 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 ऐसे। तो 1 किलोग्राम के सारे कितने पर हैं, आर रेडियस पर। कितना बना रहे हैं वो, 100 किलोग्राम। इसी 100 किलोग्राम को आपने कहा मान लिया, सीधा यहाँ पर, सेम आर पर, सेम आर पर। बात समझ में आ रही है? तो ये इमेजिनेशन चल रही है वहां पर, इसीलिए आर इक्वल टू क्या निकल के आ रही है, के। क्योंकि इसमें खुद में भी तो वही काम हो रहा है ना, इसमें खुद में भी तो सेम काम होना है ना रिंग में। ठीक है, रिंग में भी तो वही सेम काम हो रहा है कि 100 किलोग्राम कहां पर है रखा हुआ, एक आर पर, खुद में सेम काम हो रहा है, इसीलिए रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पर क्या निकल के आ रही है, सेम आर के बराबर। कहीं और मास है क्या, आर रेडियस के अलावा कहीं और मास दिख रहा है इसमें, क्या यहाँ मास है, नहीं ना, इसीलिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या निकल के आ रही है, सेम रेडियस के बराबर, इक्वल। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चंस रखने हैं याद, जो आपको तरीका रखना है याद, वो रखना है बेसिकली इनके फॉर्मूले याद, और साथ ही रेडियस ऑफ गायरेशन के हिसाब से m इंटू के स्क्वायर, तो रिलेशन वहां से आएगा। ठीक है, अब अगर मैं एक चीज ये लेके चलूं, क्या, होलो सिलेंडर, ये क्या है मेरा, थर्ड इज दी होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर है, आर रेडियस का है। ठीक है, होलो सिलेंडर आर रेडियस का है। ठीक है, किसके अबाउट घूम रहा है ये, इस वाली एक्सिस के अबाउट, किसके, इस वाली, यहां ऐसे नहीं, किसके अबाउट, ऐसे, इसके अबाउट घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा से, कैसे, ओमेगा से। तो इसका कितना आता है, आई एम आता है, एम आर स्क्वायर, होलो का। ठीक है, होलो का एम आर स्क्वायर, तो इसका भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, इधर से सामने से देख रहे हो, सामने से, तो सेंटर के अबाउट क्या मान लोगे, टोटल एम यहाँ पर, ये हो गई के, इसे घुमाया तो कितना आ जाएगा, एम के स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगी, एम के स्क्वायर, सीधा क्या हो गया, आर इक्वल टू के। फिर से होलो सिलेंडर के लिए भी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, उसकी रेडियस के बराबर। होलो सिलेंडर समझ में आता है ना, खाली सिलेंडर। ठीक है, और अगर हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है तो फोर्थ वन इज दी सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में क्या हुआ, इसको पूरे को सॉलिड मान लेना है, ऐसे करके ना, पूरे को सॉलिड मान लेना। कौन सी एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस वाली एक्सेस के ना, ऐसे वाली, इसके अबाउट ऐसे रोटेट करते हुए मान लो, तो यहाँ पर इसका भी आई एम क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आई जो ये आएगा इस सेंस में, वो फिर से एम के स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, के की वैल्यू आर वाई रूट टू। ये सुनो, इसमें भी फिर से वही काम करेंगे, क्या, इधर से देखोगे इसे, इधर से देखने के बाद इसे सेंटर मान लोगे, सेंटर के बाद एक रेडियस के बाद में, क्या करोगे, इस पूरे सॉलिड को तोला, कितना निकला, एम का मास, वो एम का मास यहाँ मान लिया। ये इमेजिनेशन चल रही है पूरी।
है ना। तो इसका फिर से फॉर्मूला क्या होगा, एम के स्क्वायर के बराबर रखोगे हाफ एम आर स्क्वायर, आर के की वैल्यू फिर से आर बाई रूट 2। क्लियर है? नहीं, कौन सा वाला, ये नहीं है, ये नहीं पूछना ठीक है, ये इसलिए नहीं पूछना, ये इसलिए नहीं पूछना, क्यों, क्योंकि ये वाली चीजें ना, मैंने पहले ही बोला कि ये जो है ये इससे आ रही है, इंटीग्रेशन डीएम स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, इनके अगर डेरिवेशन में गए ना तो आज भी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। डेरिवेशन करवाने को मैं करवा दूं, बट उसका कोई मतलब नहीं है यूकेपीएससी जेई के लिए। ठीक है ना, ना एसएससी के लिए भी नहीं है। ठीक है, एसएससी में तो एसएससी में डायनामिक आता ही नहीं है, मैकेनिकल में भी बहुत कम आता है। आरआरबी में इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, ये वाली चीज जरूरत है बस, इंटीग्रेशन कभी नहीं आएगा, टेंशन ना लो उसकी। हाफ डिस्क नहीं, इतना नहीं आएगा, ना ना इतना नहीं आएगा, जेई में तो बिल्कुल नहीं आने वाला। जेई में मैं ये इसलिए नहीं बोलना चाह रहा, नहीं तो फिर पता लगा कल ही आना बंद कर दोगे, कि जेई में इसमें से हद से हद एक दो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, बस तो अब आना नहीं है, अब आना नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि सिलेबस में कन्फाइंड है। सिलेबस में कन्फाइंड है तो क्या होगा कि चीजें आ सकती हैं, हमें हमेशा सेफ साइड चलना होगा। ठीक है, सिलेबस में है भाई, लिखा हुआ है, पूरा एक लाइन लिखी हुई है यार इसकी। ठीक है, तो चीजें आ सकती हैं। हाँ तो ठीक है, परसों तो वैसे भी मैं खत्म कर रहा हूँ। नेगी जी कहाँ है? ठीक है, हाँ तो अरे ये नहीं यार, ये है, सॉरी सॉरी, ये तो अब्दुल जी है। नेगी जी अगर मना कर रहे हैं तो भाई परसों परसों तक का और पेशेंस रख लो, मैंने बोला है पेशेंस मत छोड़ना, पेशेंस छोड़ देते हो। ठीक है, और पार्टी में तो होगी यार, सही बात है। ठीक है चलो चलो, नेक्स्ट फिफ्थ इज दी होलो स्फेयर। होलो स्फेयर, अगर एक होलो स्फेयर है लाइक ऐसे, ठीक है, एक होलो स्फेयर है, खाली जगह, होलो और स्फेयरिकल, ठीक है, तो उसकी रेडियस भी होगी कुछ आर मान लेते हैं। ठीक है, इसका होता है 2y3 mr²। ठीक है, इसका im। तो अब एक बात बताओ मुझे, इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी होलो स्फेयर की, करके बताओ। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द होलो स्फेयर क्या होगी, करके बताओ। कितना आ गया, √2/3। ठीक है, और r। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको किससे रिलेट करना होता है, बस कुछ याद नहीं रखना, बस क्या याद रखना है, m×k²। m क्या है, टोटल स्फेयर का मास, जो भी वो होगा। ठीक है, तो इसको बराबर किसके कर दोगे, m/k² के, तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकल के आ जाएगी यहाँ से फिर 2/3 mr²। तो m से m कैंसिल, k की वैल्यू आ गई r और √2/3। यस, ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज द सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर मतलब क्या हो गया, एक मान लीजिए स्टील की बॉल। ठीक है, ये कौन सी है, ये कॉस्को वाली बॉल थी होलो स्फेयर, और ये क्या हो गई, स्टील की बॉल। जैसे कंचे भी हुआ करते थे ना बचपन में, ठीक है, वो भी क्या है, सॉलिड ही है। ठीक है, वो कांच के थे। लेदर भी अंदर से होलो ही होती होगी यार, सॉलिड होती है भाई, इतना नहीं हमने क्रिकेट यार कॉस्को से ही खेला है बस ठीक है, हमने बस कॉस्को से ही खेला है। ठीक है, हाँ हाँ, हॉकी बॉल भी होती है, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत फुटबॉल खेला है। ठीक है, चलो वो भी होलो है, वो भी होलो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारी लाइफ ही होलो में निकली है। चलो, यहाँ पर क्या हो गया, 2/5 mr²। ठीक है, 2/5 mr², 2/5 mr²। इसका भी जल्दी से निकाल लो कि, ठीक है, √2/5, सीधा लिख दूं, अब बार बार क्यों कर रहे हैं हम, है ना, √2/5 और r आगे। ठीक है, ये फाइनली ये चीज आपको रट जानी चाहिए भाई। ठीक है, इनमें आपको याद बात कुछ नहीं, बस ये रटना है एकदम अच्छे से, 2/3, 2/5, 1/2 m सीधा mr², ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ तक हो गया सभी का। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं।
ये आपको जितना भी आज मैं लिखवा रहा हूँ ये आपके शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए, सिर्फ एक पेज पर, एक पेज पर सारे ये फिगर आ जाने चाहिए और उसमें सबकी वैल्यू आगे उनके लिखी होनी चाहिए। ये शॉर्ट नोट्स आप आज ही जाके बनाओगे, ये बिल्कुल सही इसी तरह से। ठीक है, ये जो चीज है ना, एक सेकंड रुको, ये जो चीज है ना ये ऐसे ही एक पेज पे सब कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है, एक पेज पे। क्लियर? जैसे आप बना रहे हो ठीक है अपने हिसाब से, बट खुद से भी बनाना, खुद से भी। ये तो चलो आप लिख रहे हो, देख के लिख रहे हो, खुद से भी बनाना, याद रखना हमेशा। नेक्स्ट चीज क्या है, अभी और भी चीजें आएंगी ना, सब एक पेज पे आ जानी चाहिए। ये तो चलो आपके नोट्स बन रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एक थिन बार, एक थिन बार। सेवेंथ है हमारे पास एक थिन बार, लाइक ऐसे। इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको लेंथ पता, ठीक है, हाँ कह सकते हैं। इसकी लेंथ पता है आपको, इसको कैसे रोटेट किया जा रहा है, ये लेंथ पता है, इसको कैसे रोटेट किया जा रहा है। ऐसे है ये, ठीक है, ठीक है। इसका सेंट्रोइड होगा, ठीक है, इसका सेंट्रोइड होगा, और कैसे घुमा रहे हो इसे, ऐसे। सेंट्रोइड होगा, कैसे घुमा रहे हो, ऐसे। नहीं समझ में आया? ये एक्सेस है, इस एक्सेस के अबाउट कैसे लेके जा रहे हो, ऐसे। ठीक है, ये है, ये है, ये यहां से पकड़ो और ऐसे घुमाना शुरू करो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारी m, मास होगा कुछ ना कुछ, m l स्क्वायर वाई 12, याद रखना, m l स्क्वायर वाई 12। ये हमारा बी डी क्यूब बाई 12 नहीं है, ये क्या है, m l स्क्वायर बाई 12। ठीक, m l स्क्वायर बाई 12। अब इसमें भी आप कर सकते हो वही काम, क्या कि सेंटर के अबाउट, ये ऊपर से देखोगे तभी तो ऐसा दिखेगा ना, तो ऊपर से देखोगे तो ये वाली चीज ऐसी दिखेगी, एक सेंटर है और ये m यहाँ मान लिया और ये यहाँ पर k हो गया, इसको घुमाना शुरू कर दो। ठीक है, ओमेगा से, तो इसके बराबर क्या हो गया, एम के स्क्वायर कर लो, तो के की वैल्यू यहाँ पर निकाल लो, कितनी आ जाएगी, एल अपॉन 2√2, 2√3। ठीक है, क्या बोल रहे हो, हाँ ठीक है, 4 है ना, एम अपॉन सॉरी एल अपॉन 2√3 आ जाएगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना एम के स्क्वायर निकालने में, है ना, वो बस आपको एम के स्क्वायर बराबर ही तो करना है, फिर के की वैल्यू आ जाएगी, एम से एम कट जाएगा। ठीक है, चलो ये यहाँ तक चीजें हमारी हो गई। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता हूं 8th, इसकी वैल्यू इस एक्सेस से ना निकाल के, एक्स एक्स से ना निकाल के आपको निकालनी है किसकी, इसके अबाउट, एक्स डैश के अबाउट क्या वैल्यू होगी। ठीक है, इसके अबाउट क्या वैल्यू होगी, तो इसको करने से पहले यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ देना, इसको करने से पहले हमें 2 थ्योरम पढ़नी है। कौन कौन सी थ्योरम, एक होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये क्या होती है, मान लीजिए कोई आपके पास बॉडी ये है ऐसे, लाइक इस पर तो हमने सीधा ही समझ रखा है। ठीक है, अच्छा मैंने अभी एक चीज का और नहीं बताया आपको, प्लेट का नहीं बताया ना, प्लेट का और बता दूंगी इस बार ना। ठीक है, ठीक है, चलो हम इस प्लेट को भी ना इसके थ्रू ही लेके चल लेंगे। क्या ये है डिस्टेंस, मान लीजिए एल, या इसे ए मान लो, ए कि जनरली ए बी से आप रिप्रेजेंट करते हो, ये मान लिया बी। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर ये एक ए है, अगर मैं इस लाइन को इसके अबाउट घुमाना चाहूँ, इसके अबाउट कैसे घूमेगा, ये कितना वैल्यू देगा। अभी ऐसा कुछ फिगर आपने देखा था, इस लाइन को, इस लाइन को अगर मैं ऐसे घुमाना चाहूँ ये कितनी वैल्यू देगा, देख रहे हो, ऐसे घुमाना चाहूँ तो कितना देगा ये, एम ए स्क्वायर वाई 12। क्लियर हो रहा है, अभी यही वाला फिगर आपने यहाँ पर बनाया था ना, ऐसा कुछ, ये वाली जो चीज थी ऐसे ही तो जा रही है इस लाइन के अबाउट। ठीक है, तो उस लाइन को घुमा रहे हो तो यहाँ पर भी तो यही चीज दिख रही है ना आपको, ऐसे घुमाते हुए, तो ये क्या हो गई, ये डायरेक्शन मान लो एक्स एक्स एग्जाम्पल के तौर पर, ये मान लो डायरेक्शन वाई वाई। क्लियर हो गया, वाई वाई वाली क्या आ जाएगी, वाई वाई वाली एम
बी स्क्वायर बाई 12। इतना कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल तरीके से जाना है बस। ये क्या हो गया हमारा एम ए स्क्वायर बाई 12, इसके अबाउट क्या हो गई एम बी स्क्वायर बाई 12। यस, ठीक है। अगर ये चीज आपको क्लियर हो रही है तो अब एक चीज बताओ कि अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगाता हूं तो उसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि जो ये दो एक्सेस हैं इनके परपेंडिकुलर ये जो एक्सेस आ रही है ऐसे करके, ठीक है, एक एक्स एक्स होगी एक वाई वाई होगी, तो ये क्या हो गई जेड जेड। तो आई जेड जेड की वैल्यू क्या होती है, ये डायरेक्टली थ्योरम याद रखनी है, इसके वैल्यू वर्डिंग में आ सकती है, बाकी इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, आपको ये वर्डिंग में मिल सकता है क्या कि रेस्ट दो जो एक्सेस हैं उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू है उनका जोड़ होता है हमारा आई जेड जेड की वैल्यू। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, तो अब अगर ये चीज हो गई यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आई जेड जेड के अबाउट एम कॉमन हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आई एक्स एक्स की वैल्यू ये आ गई, यहाँ लिख देता हूँ आई एक्स एक्स, यहाँ ये होगी आई वाई वाई। ये वैल्यूज जब इसमें पुट करोगे आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसकी वर्डिंग लिखवाने की जरूरत है नहीं, हो जाएगा ना, इतना समझ में आ गया? गुड, लग तो रहा है यार। अब अच्छे बच्चे हो तो यार पानी वापस कर दो भाई। अच्छा ये रहा। हाँ, खत्म करके वापस करते हो, अच्छे बच्चे हो। नहीं जी, ऐसा है, पीछे ही बैठा करो आप। आपको पकड़ लेते हैं यार ये। नहीं नहीं यार, आप पकड़ लेते हैं यार ये आपको। चलो, हाँ बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है बोलो। इनकी अब्दुल जी की बातों में मत जाया करो, ऐसे जाने लग गए तो नेगेटिव फिर कल से पीछे बैठना शुरू कर देंगे। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ चलो, हाँ बोलो। क्लियर है एकदम? हाँ, ठीक है। चलो, हाँ हाँ बोलो। अच्छा बताओ। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गई, अब लिखेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और क्या सीखोगे इसमें? नहीं नहीं, अगर सीखना है तो बोलो भाई। और मैं हमेशा कहता हूँ 99% के पीछे नहीं भागोगे, 1% के पीछे भागोगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर चलो मैं मान लूंगा कि अगर मैं 1% बोलूंगा तो मैं गड़बड़ हो जाऊंगा, फिर ये 10% के पीछे भागो। ठीक है, 10% के पीछे भागो, बट उतना भागो जितना 10% वाली चीजें थोड़ा उम्मीद करो कि हाँ भाई उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत ज्यादा अगर इसके डेप्थ में जाओगे तो खुद ही फंसोगे, उतना मुझे खुद नहीं फंसाना। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर हमारा ईएम गया तो हम और लेंदी पढ़ेंगे, तो उससे मेरे हिसाब से कोई फायदा आपको है नहीं। ठीक है, जितना जरूरी है सिर्फ और सिर्फ मैं उतना लेके चल रहा हूँ, और ये डैम श्योर मान के चलो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज उतना ही यहाँ पर आने वाला है, इतने को रिवाइज कर लेना बस। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा आपके यहाँ पर। ठीक है, अब लेके चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना मैं डायनामिक में पढ़ा रहा हूँ उतना कम से कम घर पे जाके रिवाइज कर दो। ठीक है, ये आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसमें लिखेगा I आई सी। ठीक है, सी क्या है यहाँ पर सेंट्रोइड, आई सी प्लस एम इंटू, यहाँ पर मैं लेके चल रहा था एक अलग वेरिएबल डी, क्योंकि आर तो जनरली आपने समझा हुआ है, आर वहां पर कुछ अलग था है ना, तो यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ डी, एम इंटू डी स्क्वायर। दिस इज दी है आई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जो भी आई न्यू है ना, न्यू न्यू कौन सी न्यू एक्सिस है ना, जहां के अबाउट आपको निकालनी है वैल्यू। ठीक है, अब जैसे वो क्वेश्चन था कौन सा वाला जो हम लेके चल रहे थे अभी। ठीक है, ये सिंपली पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। प्लीज इसका ये बताइए मुझे, क्या इसकी वर्डिंग बना लोगे अगर क्वेश्चन में आई तो?
क्वेश्चन में अगर वर्डिंग आती है तो समझ जाओगे ना कि क्या क्या वर्डिंग लिखी हुई है, क्या क्या बोलेंगे वो, कि हाँ भाई सेंट्रोइड के अबाउट की इनर्शिया प्लस में मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी डिस्टेंस क्या है वो अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वर्डिंग तो लिख लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये आपके पास एक बार थी, इस बार का जो इसके अबाउट, इस ये मान लीजिए एक्स एक्स है, इस एक्स एक्स के अबाउट जो रोटेशन था और जो ये इसकी इनर्शिया आ रही थी वो कितनी आ रही थी, एम एल स्क्वायर बाई 12, यही तो थी एल, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये क्या सेंट्रोइड था इसका, बिल्कुल ये इसका सेंट्रोइड था, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आई सेंट्रोइड अबाउट द एक्स एक्स। समझ में आ रहा है, ये है बार, इसको एक्स एक्स के अबाउट मैंने ऐसे घुमाया, ठीक है, दिख रहा है ना, ऐसे एक्स एक्स के अबाउट ऐसे घुमा रहा हूँ, क्लियर है। इसकी वैल्यू कितनी है, एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ इसको यहां से ना घुमा के मैं कहां से घुमाऊं, यहां से, इस जगह से। इसको ऐसे घुमाऊंगा तो कुछ चेंज होगा ना, इनर्शिया देखो फील भी हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, इनर्शिया कुछ चेंज हो रहा है, और कैसा आ रहा है, थोड़ा ज्यादा फील हो रहा है ना, थोड़ा ज्यादा आएगा इनर्शिया, मतलब आपको कुछ अब ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा सेम ओमेगा से घुमाने के लिए। यस और नो, जो यहाँ पर आपको टॉर्क लगाना पड़ रहा था ना, उससे आपको अब ज्यादा लगाना पड़ेगा सेम ओमेगा देने के लिए, है ना, दिख रहा है ना, थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक। डिस्टेंस भी बढ़ रही है, थोड़ा ऐसा फील हो रहा है। यहाँ से ये भी बात आपको वही चीज देगी, ठीक है। ये जो आई की वैल्यू ना, न्यू की, न्यू कौन सा हो गया, न्यू हो गया ये, इसको क्या मान लिया मैंने, एक्स डैश एक्स डैश, यस। तो मुझे क्या निकालना है अब, आई एक्स डैश की वैल्यू। समझ में आ रहा है मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कि आपसे मैं इसके अबाउट इसका रोटेशन पूछ रहा हूँ, इसके अबाउट, तो ये एक्सेस ऐसे हो गई, इसके अबाउट इसका रोटेशन यही तो होगा, ठीक है, दिख रहा है ना, ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसका रोटेशन इसके अबाउट क्या होगा, आई सेंट्रोइड, इसी बॉडी का सेंट्रोइड के अबाउट कितना था, आई सेंट्रोइड प्लस में मास इस फुल बॉडी का इनटू डिस्टेंस कौन सी है, ये इनटू है, एक्स नहीं है, एम इनटू डिस्टेंस कौन सी है, डिस्टेंस वो जो इसकी सेंट्रोइड से न्यू एक्सिस के बीच की है, इसकी सेंट्रोइड से न्यू एक्सिस के बीच की है, तो ये कितनी है, एल वाई 2, दिस इज द डी, ठीक है। इस फॉर्मूले में जो डी है ना, वो है सेंट्रोइड वाली एक्सिस से न्यू एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, क्लियर। तो आप प्लीज इसको करने की कोशिश करो, ये सेंट्रोइड हो गया, तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर, तो सेंट्रोइड की वैल्यू कितनी है, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस मास हमारे पास एम ही है तो एम लिख दिया, इनटू में डी कितना है, एल वाई 2 का स्क्वायर। तो इसी तरह सोल्व करेंगे, देखो कितना आ रहा है, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, है ना। तो ये हो जाएगा सोल्व करने के बाद एम एल स्क्वायर बाई 3 4, ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है, एम एल स्क्वायर प्लस 4×3 एम एल स्क्वायर, सो ये आ गया एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो दिस इज द आई एक्स डैश एक्स डैश। तो आपसे क्वेश्चन हमेशा सेंट्रोइड का पूछा जाए जेई में जरूरी नहीं है, आपको किसका पूछा जा सकता है, इस वाली एक्सेस का भी। समझ में आ गया या नहीं, कर पाओगे, ठीक है। पैरेलल एक्सेस थ्योरम का एग्जांपल भी समझा दिया, जिससे पैरेलल एक्सेस थ्योरम भी थोड़ी कवर हो गई कि हाँ कैसे यूज होती है, ठीक है। तो आपको एम एल स्क्वायर बाई 3 कहाँ के लिए याद करना है, इसको फाइनली याद करना है, वहां जाके इसको डिराइव नहीं करना, ठीक है। वहां जाके इसे याद रखा हुआ है, सीधा बस टिक करना है, वहां ड्राइव नहीं करना जाके, क्योंकि इसके चांसेस ज्यादा हैं आने की, ठीक है, पैरेलल के और इस वाले पॉइंट के अबाउट, है ना। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये दे दिया आपसे, चलो मैं खुद क्वेश्चन पूछूंगा आपसे अभी, ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि इसका फाइनली आंसर आपका एम एल स्क्वायर बाई 3 कहाँ यूज कर देना है, ये हो गया, कॉपी हो गया। चलो आगे कर लो जल्दी से। हो गया, ठीक है। तो इसको मैं कहाँ पुट कर दूं अब, ये यहाँ पे 8th वाले में। तो एक्स एक्स के अबाउट क्या हो जाएगा इसका, ये अगर एल लेंथ थी तो ये हो गया यहाँ पर एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। डायरेक्टली इसको याद रखना, एम एल स्क्वायर बाई 3, ये मास कितना है इसका, ठीक है, यही तो छोड़ा था हमने 8th वाला, ठीक है। अगर मैं आपसे ये और पूछ लूं एग्जाम्पल के तौर पर, इसको खुद से आंसर दो मुझे, ये है सेंट्रोइड पॉइंट, ये है टोटल मास m, लेंथ है टोटल l, आपसे पूछ लिया क्वेश्चन यहाँ पर, दिस इज दी एल वाई 4 फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, ये टोटल लेंथ है l। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, आई एक्स डैश का, बोलो जरा, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स डैश की वैल्यू, इसके अबाउट इसे घुमाया जा रहा है ऐसे करके ना, इसके अबाउट घुमाया जा रहा है, घुमाओ जरा, बुलाओ लगाओ,
क्या हो जाएगी, ml स्क्वायर बाई, हाँ समझ रहे हो ना, मतलब क्या करना है, करो उसे, करो जल्दी से करो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद है, कौन सी चीज याद है, सेंट्रोइड वाली, ml स्क्वायर बाई 12, वो याद है आपको बस। अब उसके थ्रू इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, x डैश 48, ओके अभी चेक कर लेते, देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ में आ गई या नहीं। 48 आ रहे हैं? या फिर हाँ जी कर रहे थे। सेंट्रोइड के अबाउट क्या है इसकी वैल्यू, सेंट्रोइड के अबाउट 12, प्लीज लिखो ना, ml स्क्वायर बाई 12 होगी या नहीं, सेंट्रोइड के अबाउट लिखो उसे, है ना, और उसके बाद फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला क्या होगा पैरेलल का, उसके साथ 7 ml स्क्वायर बाई 48, ओके ठीक है, ये सेंट्रोइड हो गया। अब आपको क्या करना है, x डैश की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हो जाएगी, प्लस, वेरी गुड, मास कितना है इसका m, तो m लो, इनटू में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ नहीं, फिर से गलती कर गई, कहाँ से कहाँ, डी कहाँ से कहाँ, सेंट्रोइड से, प्लीज डी की वैल्यू लिख लो, आप भूल जाओगे नहीं तो, डी है सेंट्रोइड से न्यू एक्सिस, जहां पर आई एक्स डैश फाइंड करना है, वहां तक की डिस्टेंस, वहां तक की डिस्टेंस, समझ में आया या नहीं, ये कौन सी चीज है, ये वो है जहां सेंट्रोइड थी और सेंट्रोइड से जो भी न्यू एक्सिस है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, तो अब बताओ कितनी होगी, कौन सी वाली होगी, आ सकता है, एक बहुत ही सिंपल, ऐसा नहीं कि बहुत टफ, ऐसे बहुत सिंपल, हाँ कि बहुत सिंपल इस तरह का, तो आपको थोड़ा सा मतलब एप्लीकेशन आनी चाहिए एटलीस्ट, तो बोलो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, एक्सिस कौन सी है, ये वाली है ना न्यू, है ना, कहाँ से डिस्टेंस देखनी है, हाँ ये वाली, तो कितनी हो जाएगी, सेंटर हमेशा कहाँ तक होता है, L/2 तक, मतलब ये L है तो ये L/2 में ये वाली L/2 है, ये वाली आपको निकालनी है, ये L/4 है, सोच रहे हो कितना होगा, उसका आधा ही तो होगा, तो L/4 और L/4 ही तो L/2 होते हैं ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, फंस गए आप ना, आधे को नहीं समझ रहे हो, ये अगर पूरी है ये क्या होगी, आधी, L/2, मैंने बोल रखी है L/4 यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 4 होगी या नहीं, आपके पास हो तो आप ना इन चीजों को सोचते नहीं हो, या तो 100 है, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, तो ये भी तो 25 बचेगा, है कि नहीं, तो L/4 अगर ये है तो ये भी क्या होगी, L/4, ये छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए कि L/4 अगर इस L/2 में से घटता है तो L/4 ही बचता है ना, 25% होता है ना L/4, है ना, ठीक है चलिए, मतलब आ गया इसका आंसर सभी का आया, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू L/4 का स्क्वायर। अब कौन स्टूडेंट यहाँ L/4 को ये वाली डिस्टेंस बोल रहा है भाई, बोलो प्लीज, कोई भी ये बोल रहा है L/4 ये वाली है, नहीं, कौन सी वाली L/4 की बात हो रही है, ये सेंट्रोइड से जो ये न्यू एक्सिस है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ L/4 के ये भी क्या आएगी, बराबर, है ना, ये बराबर आएगी, L/4 ही आएगी, क्योंकि ये L/2 होगी, ये अंडरस्टूड है, ये आपको देंगे नहीं, L/2 ही तो होगी, सेंट्रोइड हमेशा उसके आधे पर तो होता है, L/2 में से L/4 घटाओगे L/4 बचेगा, तो ये L/4 का स्क्वायर, तो आंसर हो गया हमारे पास ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4 चौक 16, तो ये 16 या 48, ठीक है, और ये हो गया 12 चौक 48, 16 तिया तो 7 ml स्क्वायर बाई 48, ठीक है क्लियर, तो मतलब अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, इससे ज्यादा टफ नहीं आने वाला, मैंने यहाँ आपको एक्स्ट्रा भी करवा दिया है, मुझे लगता है कि ये भी आएगा, हद से हद कितना आएगा, ये वाला, ठीक है, हद से हद कौन सा वाला आएगा, एक्स डैश वाला, बट आपको कम से कम एप्लीकेशन समझ में आ गई है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगती है, क्लियर हो गया, चलो
तो अब बस हमारे पास क्या बचा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन शेप्स के मैंने आपको बता दिए हैं जितने भी आपको बताने की जरूरत थी। एम के स्क्वायर की बात हो गई है। अब बस एक काम और कर लो, एक रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन और लिख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर हो गया है कंप्लीट। रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन और लिख लो और फिर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया कंप्लीट। रेडियस ऑफ गायरेशन के, रेडियस ऑफ गायरेशन ब्रैकेट में के, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। इट इज एन रेडियस ऑफ गायरेशन हम कब निकालते थे, जब हम एक इक्विवेलेंट फिगर बनाते थे, हर मास पूरी बॉडी का मास कहां पर, एक रेडियस पर कन्फाइन, है ना, बस वो डेफिनेशन है बेसिकली। इट इज एन इक्विवेलेंट रेडियस, क्लियर है, रेडियस ही हो गई थी ना कि वो, इट इज एन इक्विवेलेंट रेडियस, इट इज एन इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ किसका, ऑफ सर्कुलर मोशन, इट इज एन इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, it is an equivalent radius of circular motion of a rigid body। कौन सी रिजिड बॉडी, जो कि आपने m की कंफाइंड मानी थी एक पॉइंट पर, ठीक है, ऑफ ए रिजिड बॉडी हैविंग मास m, ऑफ ए रिजिड बॉडी हैविंग मास m confined at a point, हैविंग मास m को चाहे कैपिटल ले लो चाहे स्मॉल, मतलब लेना वही जो बॉडी का हो, ठीक है, हैविंग मास m confined at a point in a rotational motion, in a rotational motion। बात क्लियर हो गई, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, हमें जहां से मैंने आई की डेफिनेशन समझाई थी ना आपको कि भाई एक स्ट्रिंग मान लो वो यहाँ पर है m, ठीक है, उसको कैसे घुमा रहे हो ओमेगा से, तो कितना आ रहा है वो हमारे पास mr स्क्वायर, है ना। तो बस वहीं से हमने क्या किया कि ये वो इक्विवेलेंट फिगर है किसी भी एक बॉडी का, वो इक्विवेलेंट फिगर जहां पर हमने उसको पूरे को एक जगह कन्फाइन कर लिया, एक डिस्टेंस दे दी, वही मेरी के है। बट ये जो इक्विवेलेंट है वो इसके सेम के बराबर आ रहा है, ठीक है। जितना इसमें टॉर्क लग रहा था ना उसे ओमेगा प्रोड्यूस कराने के लिए, उतना ही टॉर्क इसमें भी लगेगा उसे ओमेगा प्रोड्यूस कराने के लिए। तो कितनी रेडियस होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी मैंने इसलिए थोड़ा जल्दी कर दिया क्योंकि ये वाली चीज हो गई। अब हमारा पास बचता है हमारा लास्ट कंटेंट, वर्क, एनर्जी एंड मोमेंट, सॉरी मोमेंटम, इम्पल्स, कोलिजन। बस ये वाला पार्ट बचता है। ट्रस वाला सिविल अपना स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कुछ, और कुछ अपना स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, तो ट्रस वाला हम डिस्कस नहीं करेंगे। ईएम को मैं ट्रस अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो मैं ही रखूंगा, मतलब क्योंकि वो स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ेंगे वहां पर जाके, ठीक है। तो वो चीज हो गई, ठीक है। अभी आप फ्रिक्शन वाले कल वाले क्वेश्चन को डील करो, क्योंकि अभी आगे के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि परसों आपका किसका टेस्ट हो जाएगा, इस पूरे का, है कि नहीं। तो इसलिए फ्रिक्शन वाले उसको डिस्कशन को आज कंप्लीट करो। चलो अब मुझे ये और बता दो, इसमें यहां तक कोई डाउट, कोई भी डाउट किसी भी तरह का, क्लियर है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ये बोल रहा है कि इसके सर नोट्स नहीं बन रहे चैप्टर रेक्टिलिनियर कर्विलिनियर के, तो कोई स्टूडेंट ऐसा है प्लीज बोलो, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगर नोट्स की आपको ऐसा लग रहा है कि सर ने आप समझाना शुरू कर दिया बस, इसमें नोट्स तो बनवाए नहीं, ठीक है। एक्चुअली नोट्स वाली चीज इसमें आएगी नहीं, डायरेक्टली क्या आएगा क्वेश्चन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सीधा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, f इक्वल टू एम ए, ठीक है। यही वाली चीजें होंगी। नोट्स हमारे कहाँ पर थे, जब हमने वैरिग्नन थ्योरम ये सारी थ्योरम्स लिखी थी ना, उनके डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आपको उन थ्योरम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या थी। ये जो चीजें हैं ये आपके आईक्यू के ऊपर हैं कि आपको उसमें से फाइंड करना होगा एस क्या था, टी क्या था, यू क्या था, वी क्या था, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या था, ओमेगा क्या है, इसके हिसाब से ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। कब ओमेगा कांस्टेंट है, कब, जब इनर्शिया को फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। बट जिस टाइम पर ओमेगा आप लिख रहे हो ये वाला, एक क्वेश्चन बताना जरा मुझे, जब हम इनर्शिया चेक करते हैं, कौन सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सर्कुलर मोशन, तो अल्फा क्या होता है, तो अल्फा क्या होता है बोलो, क्वेश्चन सुनो और बोलो फिर आंसर इसका।
अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करनी है किसी बॉडी में, तो उसमें अल्फा कितना होता है? किसी बॉडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करनी है तो उसमें अल्फा कितना होता है? अल्फा 0 होता है। स्टार्टिंग में यही बोला था, भूल चुके हो, और तब बोले थे हाँ जी। ठीक है, एटलीस्ट एक ही स्टूडेंट को याद रही, मतलब मतलब कितने 1.5 घंटे पुरानी बात। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ भूल गए हो? माइंड में नहीं चल रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ? जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेक करना है, तो अल्फा क्या होगा? क्यों 0? क्यों 0? क्योंकि आपने ओमेगा को क्या मान रखा है यहाँ? कांस्टेंट। भाई इतनी देर से ओमेगा कांस्टेंट कांस्टेंट गा रहे थे ना, तो ओमेगा कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? अल्फा 0। ठीक है, डी ओमेगा वाई डी टी, शुरू में समझाया, आप भूल गए। ऐसे काम नहीं करना है प्लीज। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस वाले इनर्शिया के सेंस में क्या आप लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हो? जब आप इनर्शिया सोच रहे हो तो क्या लॉज ऑफ मोशन लगेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू फाइनली क्या आ रही है? 0। ठीक है, तो लगाने के लिए आप लगा सकते हो, क्योंकि 0 भी क्या है? खुद में एक कांस्टेंट वैल्यू। तो हर जगह अल्फा की वैल्यू 0 करोगे तो सारी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? सेम सेम सेम। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अल्फा वाले टर्म्स कट जाएंगे, अल्फा वाले टर्म्स कट जाएंगे ना भाई। ठीक है, अल्फा वाले टर्म्स कट गए। अल्फा टी, अल्फा की वैल्यू 0 है तो v बराबर u आ गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई ना भाई। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, तो चेक करते हो आप आई चेक कर लिया, क्या उसमें इनर्शिया आई अब रहेगी? बिल्कुल रहेगी। बस आई चेक करने के लिए आप ओमेगा को कांस्टेंट मानते हो। उसके बाद इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपका ओमेगा चेंज हो गया तो आपकी आई चेंज हो गई। प्लीज गलती मत करना, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपका ओमेगा चेंज हुआ तो आपकी आई चेंज हो गई, ऐसा नहीं है। मास होता है, मास बॉडी का, क्या फोर्स चेंज करने पर मास चेंज होता है? नहीं। लीनियर में जो जड़त्व होती है, इनर्शिया होती है, वो क्या होती है? मास ही तो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो मेरी ओमेगा है, ओमेगा कांस्टेंट रखते हुए अगर आप चेकिंग कर रहे हो तो उसका मतलब क्या हुआ? इनर्शिया निकल गई। बट इनर्शिया उस सिस्टम की क्या आ चुकी है? अब एक वैल्यू, और वो इनर्शिया की वैल्यू ओमेगा चेंज करने पर चेंज नहीं होने वाली, वो आई की आई ही रहने वाली है। बात समझ में आ रही है या नहीं? उस सिस्टम के लिए आई की वो वैल्यू आई ही रहने वाली है। इसका मतलब अगर हम ओमेगा को चेंज कर रहे हैं तो ओमेगा चेंज करके क्या हो सकता है? ओमेगा चेंज करके क्या हो सकता है? या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आए या फिर एक्सेलरेशन वेरिएबल आए। ये सुनो, याद आ रहा है कुछ? अगर वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट थी, यू मेरी यू ही चल रही थी, तो अल्फा ये कितना आया? 0। बट अगर मैं यू को चेंज करके वी पहुंचा रहा हूं तो हो सकता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, हो सकता है एक्सेलरेशन वेरी कर रहा था। आपके सिलेबस में क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो अब अगर मैं रेडियल में सोच रहा हूं तो रेडियल में क्या होगा? अगर मैं ओमेगा को चेंज कर रहा हूं तो कैसे ओमेगा चेंज होगा? जब मेरा एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट। कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर मुझे यहाँ पर इसका चेंज करना है तो मेरा ओमेगा चेंज होगा। अल्फा अगर मुझे इसमें लेके आना है कुछ ना कुछ वैल्यू, तो क्या ओमेगा चेंज होगा? होगा। यस और नो? क्लियर है? अगर मुझे अल्फा लेके आना है इसमें तो ओमेगा चेंज 100% होगा। होगा। अगर अल्फा लेके आने के लिए ओमेगा चेंज हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या आप चेंज करवाते रहोगे? नहीं, अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे? कांस्टेंट। बस इतनी ही स्टडी है आपके सिलेबस में, अल्फा की वैल्यू चेंज नहीं करवानी, फिर जर्क नहीं लेके आने। आपको क्या करना है? अल्फा की वैल्यू रखनी है कांस्टेंट। तो अल्फा कांस्टेंट पर ओमेगा क्या चेंज होगा? यस। अल्फा कांस्टेंट पर, अल्फा कांस्टेंट आने का मतलब क्या हुआ? एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आ रहा है तो ओमेगा क्या होगा? चेंज। एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आ रहा है तो ओमेगा क्या होगा? चेंज। ठीक है, बात क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि जो डायनामिक है ना वो बहुत जल्दी भाग रही है। एक रियलिटी बता दूं, स्टैटिक्स में अगर कितने दिन लगे हमें? 8 से 9 दिन। डायनामिक में ना 18 दिन लगते हैं। 18 डेज को मैं कितने में कन्वर्ट कर रहा हूँ? 4 दिन में। दिमाग मेरा चलेगा या आपका? सबका नहीं चलने वाला। 18 डेज को अगर 4 दिन में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना तो दिमाग सिर्फ और सिर्फ मेरा ही चलने वाला है।
ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ कितना याद रखना है, जो जो मैं प्लीज बोल रहा हूँ या जो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। नहीं तो 18 डेज के लिए मुझे मैकेनिक्स दे दो, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बट क्या फायदा उसका। आप इन चीजों को ना फील नहीं कर रहे हो, आप इन चीजों को ये सोच रहे हो कि यार डायनामिक समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? तो बोरियत लग रही है, क्यों नहीं लग रही? मुझे लगता है भाई, मुझे साफ दिख जाता है, ठीक है, चेहरों से साफ पता लग जाता है। तो जो डायनामिक नहीं आ रही है समझ में, वो प्लीज थोड़ा सा फोकस करो, पेशेंस रखो। ये जितना भी बोल रहा हूँ ना, एटलीस्ट अगर इतना पढ़ के भी जाओगे, इतना पढ़ के भी जाओगे तो कम से कम 5 में से 4 क्वेश्चन बना तो लोगे अगर डायनामिक्स के आ गए तो। नहीं तो 18 दिन दे दो, 5 के 5 करवा दूंगा, बट उससे फायदा क्या लगेगा। सिविल वाले जो 11th में डायनामिक्स को पढ़ के छोड़ चुके थे, वो डायनामिक्स में ही महारत हासिल करके जाना। स्ट्रक्चर सिविल ये आरसीसी स्वम वगैरह सब छोड़ दो। बात मेरी समझ में आ रही है? इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी से जल्दी आपकी डायनेमिक्स खत्म हो जाए। ठीक है, मैं तो ये चाहूंगा एज ए टीचर, यार मुझे आप टाइम दो पूरा, बट क्या फायदा उस चीज का। समझ में आ रहा है क्या फायदा उस चीज का अगर मैं डायनेमिक्स को आपको 18 दिन पढ़ाने लग गया तो। वैलिडिटी डायनेमिक्स की क्या है? 18 डेज है। अगर मैं रियल में आपको पढ़ाने शुरू करूं, अगर मैंने 9 डेज स्टैटिक्स पढ़ाया है तो डायनेमिक्स आपकी 18 डेज जाएगी। यहाँ पर मैंने क्या क्या चीजें हटा दी आपको, डीएल एम्बर्ट्स की फीलिंग हटवा दी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सब कुछ हटवा दिया। क्यों हटवाया? क्योंकि अगर जरा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला भी गया ना मैं आपको लेके, तोते उड़ जाएंगे। क्या फायदा लग रहा है उससे? बात समझ में आ रही है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं फील भी करवा दूं ना आपको, आप परेशान हो जाओगे कि अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो अब आगे क्या क्या करें। तो प्लीज थोड़ा ट्रस्ट कर लो रे। आपको मतलब किससे है? क्वेश्चन से। डायनामिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने कभी 11th में भी पढ़ा था तो सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए। ठीक है, वेक्टर कभी पढ़े थे? नहीं। वेक्टर भी कैसे पढ़े थे? बस रटने के लिए, पास होने के लिए। ठीक है, तो प्लीज इस पर फोकस करो जो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ जितना बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जो मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन है किसमें? सर्कुलर मोशन में, वो क्या होना चाहिए अगर लॉज ऑफ मोशन लग रहे हैं तो? कांस्टेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो अल्फा अगर कांस्टेंट है तो क्या ओमेगा कांस्टेंट होगा? क्यों नहीं होगा? ओमेगा कांस्टेंट क्यों नहीं होगा जब अल्फा कांस्टेंट है तो? ठीक है, माइंड में फिट बैठा हुआ है कि अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा हमेशा चेंज कर रहा होगा तभी तो अल्फा आएगा। अगर ओमेगा चेंज नहीं करेगा तो अल्फा आएगा ही नहीं, अल्फा क्या होगा? 0। ठीक है, और अगर अल्फा कांस्टेंट आ गया तो ओमेगा चेंज कर रहा था, इसका मतलब मेरी लॉज ऑफ मोशन इसमें लग जाएंगी, लग जाएंगी। क्लियर हो रहा है? लॉज ऑफ मोशन कौन सी वाली? ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ऐसे ही वो तीनों इक्वेशंस। यस और नो? इनर्शिया में हमने क्या माना? इनर्शिया में हमने अल्फा को नहीं लिया, अल्फा को 0 माना है, ओमेगा को क्या माना है? कांस्टेंट। जब हम इनर्शिया चेक करते हैं तो मटेरियल की इनर्शिया मतलब आई की वैल्यू कब निकालते हैं? जब ओमेगा को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो मटेरियल मतलब सिस्टम, मतलब जैसे डिस्क है तो डिस्क, डिस्क की आई एक निकल चुकी है, कितनी निकल चुकी है? mr²/, डिस्क की आई mr²/2, ये निकल चुकी है। ये अब कितने भी ओमेगा से घुमाओगे उसे, हमेशा mr²/2 ही रहने वाली है। ये उसका जड़त्व आ चुका है, घूमने का, अपोजिशन करने वाला वैल्यू। ठीक है, mr²/2। अब आप चाहे उसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से घुमाओ, चाहे उसे कांस्टेंट से वेलोसिटी से घुमाओ, हमेशा आई की वैल्यू क्या होगी? mr²/2 ही। बात समझ में आ गई या नहीं? कि इनर्शिया को चेक करने के लिए आपको ओमेगा को कांस्टेंट रखना होता है, जबकि लॉज ऑफ मोशन आपकी किस पर एक्ट करते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर। समझ में आ गया? जब आपने आई निकाल लिया, कितना निकाल लिया? किसी एक डिस्क का आई निकाल लिया आपने, कितना? ये मान लीजिए डिस्क का आई निकाल लिया आपने mr²/2। अरे गया भाई, बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। वैसे भी यार पिन टूटी हुई है इसकी। ठीक है, नहीं नहीं, mr²/2 ये किसकी वैल्यू है? आई की। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, सुनना, ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, ये डिस्क है mr²/2। बचपन में वो वाली चीजें घुमाई है ना ऐसे, उसमें रस्सी बांध देते थे, और वो बचपन में उसे क्या कुछ तो बोलते हैं, हाँ उसको कुछ नाम भी होता है, हाँ यो मैकेनिज्म है ना, हाँ ठीक है। तो उसको जब हम ऐसे घुमाते थे तो उसमें कुछ ओमेगा आता था, रोटेशन आता था, है ना। ऐसे मान के चलो इस पर एयर रेजिस्टेंस कुछ लग नहीं रहा, तो क्या हो गया? ओमेगा कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी है? इसके अंदर
कितनी एनर्जी है, तो एनर्जी इसके अंदर कितनी होगी, ये डिस्क है ना, तो डिस्क की एक पर्टिकुलर शेप है और उस शेप से कितनी उसकी इनर्शिया है mr²/2। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है mr²/2, इसकी शेप के ऊपर। आर जितना बड़ा होगा mr²/2 उतना ही ज्यादा होगा, ये फील हो रहा है। तो बस अब जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आती है ना इसकी, उस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रोटेशनल एनर्जी। इस रोटेशनल एनर्जी में हम क्या यूज करने वाले हैं, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा क्या है, ये उस कंडीशन की है जब आपको उसकी एनर्जी निकालनी है। क्या इस ओमेगा से आई चेक कर रहे हो ना, आई तो आपने पहले ही चेक कर लिया। याद है ना, जैसे फ्रिक्शन में पहले आपने उसे चला के फिर चेक किया था लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पर आई निकालने के लिए आपने एक पर्टिकुलर ओमेगा के हिसाब से चेक कर लिया। अब वो हर एक ओमेगा के लिए आई यही देगा। तो जब ये आई हमारे पास फिक्स आ चुका है, तो यहाँ पर जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, 1/2 I ओमेगा, जो इसके रोटेशनल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। ये है मेरी काइनेटिक एनर्जी। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, 1/2 mv²। ये किसके अंदर है, ये है लीनियर के अंदर। लीनियर में कौन सी वाली इनर्शिया होती है, मास, और लीनियर में वेलोसिटी कौन सी होती है, लीनियर वेलोसिटी। तो 1/2 mv², रोटेशन में होगी तो क्या हो गई, m को किससे कन्वर्ट करोगे, I से, v को किससे, ओमेगा से। तो दिस इज ये। तो अब समझ में आ रहा है कि मैंने आई क्यों समझाया आज, क्योंकि मुझे कल आपको एनर्जीज समझानी है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझाना है। तो उसमें रोटेशनल एनर्जी भी होगी, उसमें काइनेटिक भी होगी, उसमें पोटेंशियल भी होगी, ये सारी चीजें हमें कल डील करनी है। ठीक है, तो बेसिक समझ में आ गया कि रोटेशनल एनर्जी में अगर डायरेक्टली रटवा देता तो उसमें गड़बड़ होती। आपको ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं कि आई क्या क्या होता है किसी भी एक शेप का। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारी अलग अलग वैल्यू भी निकल के आ जाएंगी आई के हिसाब से। mr²/2 रखोगे, कहीं कहीं कुछ रखोगे, कहीं कुछ रखोगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये अब कंटिन्यू करेंगे कल क्लास वर्क एंड एनर्जी की। ठीक है, अब फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन बताओ, किसको कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट आया, बोलो। नहीं, मैं नहीं पढ़ा रहा, सर पढ़ा रहे हैं आई थिंक, शिवांशु सर हैं आई थिंक। नहीं, शिवांशु सर हैं, बहुत बढ़िया एफएम पढ़ने वाले हो आप। ठीक है, मतलब एकदम जैसे यूकेपीएससी जेई का स्टार्टिंग होगा ना, ठीक है, मतलब ऑब्वियस है कि आप पहली बार एफएम वाला पार्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, एकदम डेप्थ में पढ़ने वाले हो, अच्छे से एकदम। ठीक है, एकदम डेप्थ में अच्छे से। ठीक, चलो एक सेकंड। एफएम अच्छी आएगी एकदम, और उस पर बिल्कुल भी ढील मत देना रिवीजन के टाइम पर। ठीक है, एफएम बहुत अच्छी आएगी भाई। ठीक है, आपके सेकंड चैप्टर में रहेगी शायद, सेकंड पार्ट में ना, हाँ सेकंड पार्ट में आई थिंक है ना, सिविल में भी सेकंड में है ना, सेकंड में सिविल में ही तो है, वाटर से रिलेटेड सेकंड में है ना, हाँ इरिगेशन वगैरह। तो एफएम में, और एफएम में ना काफी सारी चीजें हैं इस बार, जो मैकेनिकल वाले हैं ना उनके लिए भी वियर नोचेस ये सब कुछ है। हाँ, थोड़ा पढ़ना उस चीज को। ठीक है, आप ओसीएफ में वगैरह पढ़ते हो इन चीजों को ना, सिविल में। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है एफएम पढ़ने में। आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, सर का मैं नाम भूल रहा हूँ।